हम सबको। मेरा नाम अली हैदर है और आज हम लोग मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट में थोड़ा डिस्कस करेंगे। सो लेट मी शेयर माय स्क्रीन फर्स्ट। सबसे पहले अपने बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूं। मैं रिएक्ट नेटिव डेवलपर हूं बिजनेटेल में। जावा सॉल्यूशंस मैंने छोड़ दिया है क्योंकि मैं सीनियर लेवल पर आ चुका हूं। और इसके अलावा मैं फाइवर पे लेवल 1 सेलर भी हूं क्योंकि मैं फाइवर पे अभी फ्रीलांसिंग करता हूं रिएक्ट नेटिव और पढ़ाता भी हूँ फाइवर पे। उसके अलावा मैं मर्न स्टैक ट्रेनर भी हूँ सर्ड अकेडमी में, जैसे आपको पहले बता चुके हैं। अच्छा, दूसरी चीज़ ये मेरी फर्स्ट सेमिनार नहीं है एनईडी यूनिवर्सिटी में। इससे पहले मैं सेमिनार ले चुका हूँ एनईडी के इंक्यूबेशन सेंटर में। उसकी कुछ इमेजेस हैं। अगर आप एनईडी में पढ़ते हैं तो आपको पता चल गया होगा कि इंक्यूबेशन सेंटर है एनईडी का। अच्छा, तो आज का हमारा टॉपिक है मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट, लेकिन उसके अलावा मैं फ्रीलांसिंग का भी थोड़ा सा डिस्कस करूंगा रिएक्ट नेटिव के हवाले से कि किस तरह रिएक्ट नेटिव अगर आपको आती है चीज़ तो आप फ्रीलांसिंग कैसे कर सकते हैं। ओके, तो बेसिकली जब भी हम मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट की बात करते हैं तो यहाँ पे दो चीज़ें आती हैं, एक नेटिव एप्लीकेशन डेवलपमेंट और हिब्रिड मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट। पहले हम नेटिव ऐप डेवलपमेंट को देख लेते हैं थोड़ा। तो बेसिकली नेटिव ऐप डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो इसमें अगर हम जब नेटिव ऐप डेवलपमेंट की बात करते हैं तो इसमें दो चीज़ें आती हैं, एंड्रॉयड और आईओएस। अगर आप एंड्रॉयड डेवलपमेंट करना चाहते हैं मोबाइल ऐप की तो आपको जावा सीखनी पड़ेगी, और अगर आप iOS पे डेवलप करना चाहते हैं तो स्विफ्ट सीखनी पड़ेगी। लेकिन इस पे बहुत बड़ा रिस्क है। रिस्क किस चीज़ का है? अगर आपके पास मैकबुक नहीं है तो आप आईफोन एप्लीकेशन नहीं बना सकते। फॉर एग्जाम्पल, आपका क्लाइंट आया और आपके क्लाइंट ने आपको आके कहा कि भाई मेरे बिजनेस के लिए मुझे मोबाइल एप्लीकेशन चाहिए, दोनों एंड्रॉयड और iOS, और एज अंडर डेवलप्ड कंट्री यहाँ पर मैकबुक खरीदना सबके बस की बात नहीं है। ऑफ कोर्स हर कोई नहीं खरीद सकता मैकबुक। और डेवलपमेंट के लिए यानी अगर आपको आईफोन की एप्लीकेशन बनानी है तो आपको एक अच्छा पावरफुल मैक लेना पड़ेगा, सस्ते मैक से काम नहीं चलेगा। तो इसीलिए ये बहुत बड़ा रिस्क है। अगर आपके पास मैक नहीं है तो आप आईफोन की एप्लीकेशन बना ही नहीं सकते, कोई चांस ही नहीं है। हैकिंटॉश का एक है, हैकिंटॉश आप करा सकते हैं अपने लैपटॉप में, लेकिन उसमें बहुत सारी चीज़ें लिमिटेड होती हैं, पर उसमें बाद में देखेंगे। तो बेसिकली एक दफ़ा हम लोग इस ग्राफ को देख लेते हैं, इस डायग्राम को देख लेते हैं। नेटिव को हम पहले देख लेते हैं। अगर आपको एंड्रॉयड में ऐप बनानी है तो आपको अपना कोड राइट करना पड़ेगा, टेस्ट करना पड़ेगा, और फिर एंड्रॉयड में बिल्ड करना पड़ेगा। इसी तरह अगर आपको आईफोन में बनानी है तो आपको पहले कोड दोबारा राइट करना पड़ेगा, दोबारा से टेस्ट करना पड़ेगा, और फिर आईफोन में की बिल्ड बनानी पड़ेगी। लेकिन अगर आप हिब्रिड को देखें तो हिब्रिड में आपको कोड सिर्फ एक दफ़ा लिखना पड़ेगा, एक ही दफ़ा टेस्ट करना पड़ेगा, और जब बिल्ड बनाने की बारी आएगी तो एंड्रॉयड का अलग बना देंगे और आईफोन के लिए अलग बना देंगे। तो ये सबसे बड़ा, और मैं कहूँगा कि एक अच्छी बात है हिब्रिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट की। अपना माइक ऑफ कर दो किसी का चल रहा है तो। ओके, हम इधर इस सेमिनार में बात करने वाले हैं रिएक्ट नेटिव से हिब्रिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट कैसे होती है। तो सवाल ये आता है कि भाई हम लोग हिब्रिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट सिर्फ रिएक्ट नेटिव से ही क्यों करें? हम लोग दूसरी भी टेक्नोलॉजीज हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जैमरीन है जो माइक्रोसॉफ्ट की बनाई हुई है, आयोनिक है जो ड्रिफ्टी कॉर्पोरेशन की बनाई हुई है, और फ्लटर है जो गूगल की बनाई हुई है। तो हम रिएक्ट नेटिव ही क्यों यूज़ करें जो कि फेसबुक की बनाई हुई है? रिएक्ट नेटिव क्यों यूज़ करें? तो बेसिकली इसकी एक वजह यह है कि आप ये ज़रा ग्राफ को देखें। इस स्टैक ओवरफ्लो का 2019 का सर्वे ग्राफ है जो दुनिया में सबसे ज़्यादा फ्रेमवर्क्स यूज़ होते हैं। सबसे टॉप पर नोड जेएस है, उसके बाद डॉट नेट। लेकिन हम थोड़ा सा नीचे आए तो यहाँ पर आपको रिएक्ट नेटिव भी नजर आ जाएगा। थोड़ा सा और नीचे आओ तो यहाँ पर जैमरीन भी नजर आ जाएगा। थोड़ा सा और नीचे आओ तो फ्लटर भी नजर आ जाएगा। तो इन सब में सबसे टॉप पर जो है वो रिएक्ट नेटिव है। इसका मतलब सबसे ज्यादा यूज होने वाला जो फ्रेमवर्क है मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट का वो रिएक्ट नेटिव है। उसके अलावा एक और यहाँ पे ग्राफ है, मोस्ट लव्ड, ड्रेडेड एंड वांटेड वेब फ्रेमवर्क्स। तो आप देख सकते हैं इसमें सबसे टॉप पे रिएक्ट जेएस है। खैर ये तो वेबसाइट का है, लेकिन रिएक्ट जेएस दिखाने का मकसद इसलिए था, अगर आपको रिएक्ट जेएस आती है अच्छी तो आपके लिए रिएक्ट नेटिव सीखना बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि रिएक्ट जेएस और रिएक्ट नेटिव के कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम। सिर्फ कुछ चीज़ें चेंज हैं, क्योंकि मोबाइल एप्लीकेशन के कुछ अपने नेटिव मॉड्यूल्स होते हैं जैसे कैमरा वगैरह, गैलरी वगैरह, वो कुछ अपने नेटिव मॉड्यूल्स होते हैं जो वेबसाइट में नहीं होते। तो इसलिए कुछ चीज़ें चेंज है, बाकी सारे कॉन्सेप्ट सेम रिएक्ट जेएस जैसे ही हैं। अच्छा, तो बेसिकली रिएक्ट नेटिव कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ करती है? तो रिएक्ट नेटिव का एक और बात बता दूं। बेसिकली रिएक्ट नेटिव जावास्क्रिप्ट पे कोड लिखती है, सही है? तो एक मिनट, ओके।
रिएक्ट नेटिव जावास्क्रिप्ट पे कोड लिखते हैं तो आपकी बेसिकली होता ही है, आपका जो भी जावास्क्रिप्ट का कोड होता है वो ब्रिजिंग के थ्रू नेटिव कोड में कन्वर्ट हो जाता है। ब्रिजिंग का मतलब यही होता है जो भी कोड आपने जावास्क्रिप्ट में लिखा है वो कन्वर्ट होके एंड्रॉयड के लिए जावा में कन्वर्ट हो जाएगा और आईफोन के लिए ऑब्जेक्टिव सी या फिर स्विफ्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो बेसिकली ये टेक्नोलॉजी यूज करती है रिएक्ट नेटिव। तो अब बारी है एक डेमो की। तो बेसिकली मेरे पास यहाँ पर कोड खुला हुआ है रिएक्ट नेटिव का, मैं पूरा यहाँ से हटा देता हूँ और बिल्कुल शुरू से हर चीज़ लिखता हूँ। तो सबसे पहले हमें जो चीज़ लिखनी पड़ती है वो होती है इम्पोर्ट, यानी हमें कुछ चीज़ें इम्पोर्ट करनी पड़ती हैं। सबसे पहली चीज़ तो है रिएक्ट और कॉम्पोनेंट फ्रॉम रिएक्ट, ठीक है। अब नीचे आया तो मैं उसके अलावा मैं क्या क्लास बना लेता हूँ, इसका नाम रख देता हूँ मैं ऐप, ठीक है। और यहाँ पे मैं एक्सटेंड्स कर देता हूँ कंपोनेंट। बेसिकली एक्सटेंड मतलब होता है इनहेरिटेंस। अच्छा, क्लास का कीवर्ड मैंने नहीं लिखा इसलिए एरर दे रहे हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर हम एक रेंडर का फंक्शन बनाते हैं और इस रेंडर के फंक्शन के अंदर हम यूज करते हैं रिटर्न का कीवर्ड, क्योंकि हर एक फंक्शन रिटर्न करता है। अच्छा, बेसिकली रेंडर क्या करता है, रेंडर का इंग्लिश में उर्दू में मतलब यही होता है दिखाना, सही शो करना। तो बेसिकली रेंडर फंक्शन करता ही है, आप जो भी कोड लिखेंगे डिजाइनिंग का वो ये फंक्शन शो कराएगा, ठीक है। तो हमें यहाँ कोड लिखना है बेसिकली। तो इससे पहले हम लोग यहाँ पे कुछ चीजें इंपोर्ट करेंगे रिएक्ट नेटिव से, रिएक्ट नेटिव के पैकेज से जो इन्होंने अपनी बनाई हुई। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहली चीज है व्यू। अच्छा, अगर आपको थोड़ी सी भी HTML और CSS आती है तो मैं यहाँ जो कोड लिखूंगा डिजाइनिंग का आपको बहुत ज्यादा सिमिलर नजर आएगा। तो पहली चीज हम व्यू इंपोर्ट करेंगे, दूसरी चीज करेंगे टेक्स्ट। तो मैं आपको एक दफा इसकी सिमिलैरिटी बता दूं। व्यू बेसिकली डिव के बराबर है, यहाँ लिख देता हूँ व्यू इक्वल टू डिव, ठीक है। और यहाँ पे टेक्स्ट बराबर है पैराग्राफ के, बस ठीक है टैग के, ठीक है। अब हम इसका कोड लिखना शुरू करते हैं। तो बेसिकली मैंने यहाँ पे सबसे पहले लिखा व्यू, ठीक है। और उसको मैं कुछ स्टाइलिंग दे देता हूँ। अब वेबसाइट में आप इनलाइन स्टाइलिंग अगर करते हैं HTML CSS पे तो आप बेसिकली क्या करते हैं, इक्वल्स टू का साइन लगाते हैं और डबल कोटेशन लगाते हैं। यहाँ पर स्टाइलिंग थोड़ी सी डिफरेंट है। यहाँ पर पहले आप कर्ली ब्रेसेस लगाएंगे और एक और दोबारा कर्ली ब्रेसेस लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर स्टाइलिंग हम लोग ऑब्जेक्ट में पास करेंगे। तो पहले मैं सिर्फ विड्थ दे देता हूँ 100%, उसके अलावा फ्लेक्स 1 देता हूँ। अब अगर आपको CSS एडवांस लेवल की नहीं आती तो मैं बता चलूँ, फ्लेक्स बेसिकली CSS की प्रॉपर्टी है, रिएक्ट नेटिव की प्रॉपर्टी नहीं है। तो अगर आपको एडवांस CSS नहीं आती तो एडवांस CSS अगर आप पढ़ेंगे तो आप उसमें फ्लेक्स की प्रॉपर्टी भी पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर मैं टेक्स्ट लिख देता हूँ सिंपल सा, और इसमें लिख देता हूँ वेलकम टू वेबिनार, ठीक है। और यहाँ पर मैं स्टाइल दे देता हूँ इसे, और इसे मार्जिन टॉप देता हूँ, मार्जिन बल्कि इसको मैं 30 देता हूँ, और इसका फॉन्ट साइज वगैरह बढ़ा देता हूँ मैं, इसका फॉन्ट साइज में देता हूँ 25 पिक्सल्स। अच्छा, एक बात याद रखिए, अगर आप पिक्सल्स में दे रहे हैं तो आपको इधर PX लिखने की जरूरत नहीं, आप सिर्फ नंबर लिख देंगे तो उससे पता चल जाएगा कि आप इधर पिक्सल्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा कलर भी चेंज कर देता हूँ, उसका कलर मैं कर देता हूँ ब्लू। अब मुझे इसे रन करना है, तो इसे रन करने का बिल्कुल आसान तरीका है, आपको सिर्फ इस प्रोजेक्ट में आके लिखना है npm start, ठीक है। npm का मतलब होता है नोड पैकेज मैनेजर। आपको नोड इंस्टॉल करना पड़ेगा इस प्रोजेक्ट को रन करने से पहले। तो बेसिकली सर्वर मेरा रन हो रहा है और इधर मेरे पास इम्यूलेटर भी खुला हुआ है आईफोन का। तो अब मैं इस पर रन करूंगा, एक दफ़ा इस सर्वर मेरा सक्सेसफुली रन हो जाए। तो यहाँ पे लिखा है रन ऑन iOS सिमुलेटर, मैं इस पर क्लिक करूंगा तो प्रोजेक्ट मेरा रन होना शुरू हो जाएगा मेरे मोबाइल पे। ओके, रन हो रहा है। कोड फाइल मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, मगर आपको मतलब स्टार्टिंग का एक बता दूंगा किस तरह होता है, लेकिन मैं ये कोड आपको नहीं दे सकता। बेसिकली ये सच बताओ तो मेरे प्रोजेक्ट का असल में कोड है, तो मैं किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ, मैं उसी को एडिट करके आपको दिखा रहा हूँ, क्योंकि प्रोजेक्ट बिल्ड होने पे काफ़ी टाइम लग जाता है रिएक्ट नेटिव के।
ये बिल्ड हो रहा है यहाँ पर 48 50, थोड़ा सा टाइम लेता है बिल्ड होने में। अगर आप कोई और मोबाइल ऐप डेवलपर है यहाँ पर जो एंड्रॉइड या iOS शिफ्ट पे काम करता है तो उसे बात पता होगी कि फर्स्ट टाइम बिल्ड पे बहुत ज़्यादा टाइम लेता है। अच्छा, रिएक्ट नेटिव की एक और खास बात है, आपको इधर ना एक्सकोड की ज़रूरत पड़ती है ना एंड्रॉइड स्टूडियो की। अगर आपका कंप्यूटर इतना हैवी नहीं चीज़ें नहीं उठा सकता, इतने हैवी सॉफ्टवेयर नहीं चला सकता, तब भी आप रिएक्ट नेटिव यूज़ करके मोबाइल ऐप डेवलप कर सकते हो। ओके, तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पर एक टेक्स्ट लिखा आ गया, वेलकम टू वेबिनार। सही है, यही टेक्स्ट जो मैंने लिखा था इधर, यही व्यू के साथ ये टेक्स्ट लिखा आ गया। तो मैं काम ये करता हूँ, अब आपको थोड़ा सा एक चीज़ फॉर एग्जांपल दिखाता हूँ। अभी ये स्क्रॉलेबल नहीं है, ठीक है, स्क्रॉलेबल नहीं है, मैं ड्रैग करने की कोशिश कर रहा हूँ, स्क्रॉल नहीं हो रहा। तो मैं करता हूँ, मैं एक और चीज़ यहाँ से इंपोर्ट करता हूँ, इसका नाम है स्क्रॉल व्यू, ताकि ये मैं स्क्रॉलेबल कर सकूँ इसे। तो मैं इस पूरे को स्क्रॉल व्यू बनाना है, तो मैं इस पूरे को रैप कर दूंगा स्क्रॉल व्यू के अंदर। ओके, एक और चीज़, आपको स्टाइलिंग इसे भी देनी पड़ेगी, क्योंकि स्टाइलिंग इधर बहुत ज़रूरी चीज़ होती है। बगैर स्टाइल अगर आप नहीं देंगे तो उसको पता नहीं चलेगा करना क्या है। ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं स्क्रॉल हो रहा है। ठीक है, अब स्क्रॉल हो रहा है क्योंकि मैंने इधर स्क्रॉल व्यू का टैग लगा दिया। टैग बोले एलिमेंट बोले, स्क्रॉल व्यू का मैंने एलिमेंट लगा दिए। ठीक है, तो आप इधर देख सकते हैं कि इसमें डिज़ाइन करना बहुत ईजी है। यानी अगर आपको HTML और CSS आती है तो आप इस मोबाइल एप्लीकेशन डिज़ाइन अपनी कर सकते हो, को इतनी प्रॉब्लम की बात नहीं। इसी तरह मैं यहाँ पर एक इमेज लगाता हूँ तो आपको अंदाज़ा होगा कि कितनी सिमिलैरिटी है HTML में और रिएक्ट नेटिव में। तो मैं यहाँ पे आता हूँ pixabay.com में और कोई इमेज का URL उठा लेता हूँ, ये इमेज यूज़ करता हूँ। तो मैं ओपन इमेज इन न्यू टैब और ये URL यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। अब मैं आता हूँ, सबसे पहले हर चीज़ जब भी हम लोग कोई इधर एलिमेंट यूज़ करेंगे, सबसे पहले तो उसे ऊपर से इंपोर्ट कराएंगे। तो इस जगह भी हम लोग करने जा रहे हैं इमेज यूज़। इसी टेक्स्ट के नीचे मैं यूज़ करूँगा इमेज। सही है, उसके बाद आपको ये बात पता होगी कि मैं सिमिलैरिटी बताते जाता हूँ साथ साथ। आपको ये बात पता होगी कि वेबसाइट में हम लोग ये टैग यूज़ करते थे IMG। सही है, और इसके अंदर हम यूज़ करते थे SRC इक्वल टू डबल कोटेशन, उसके अंदर हम लिंक लिख देते थे इस तरह का। सही है, अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम यूज़ करते हैं सोर्स पूरा लिखा हुआ। SRC यूज़ नहीं करते, पूरा सोर्स का कीवर्ड यूज़ करते हैं। तो इक्वल्स टू और कर्ली ब्रेसेस, ये चीज़ लाजमी है। उसके बाद दोबारा एक और कर्ली ब्रेसेस और यहाँ पर हम पास करेंगे की जिसका नाम है URI। अगर हम URI को देखें तो इसमें लिखा है URI इज अ स्ट्रिंग रिप्रेजेंटिंग द रिसोर्स आइडेंटिफायर फॉर द इमेज। तो मैं लिखूंगा URI और कोटेशन के अंदर लिंक। ठीक है, अच्छा, इमेज ये भी शो नहीं होगा। इमेज अगर शो करना है तो आपको स्टाइलिंग देनी पड़ेगी और स्टाइलिंग में आपको विड्थ और हाइट बतानी पड़ेगी इमेज की, तभी शो होगी। तो इधर मैं 100% विड्थ कर देता हूँ और हाइट में फिलहाल 300 पिक्सल्स कर देता हूँ। ठीक है, अब हम चेक करते हैं तो यहाँ पे देखो इमेज शो हो गई मेरी। सही है, तो आप इसको जरा कोड को एक दफ़ा एनालाइज करो। तो आपने कुछ नहीं करा, आपने एक इमेज का टैग लगा दिया, ठीक है, जैसे आप HTML में लगाते हैं। उसके बाद आपने सोर्स लिख दिया SRC की जगह, और इसका एक थोड़ा सा कन्वेंशन फॉलो कर लिया, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था मोबाइल एप्लीकेशन है तो उसमें थोड़ी सी चीज़ें चेंज होंगी। एग्जैक्ट वेबसाइट जैसा नहीं होगा, ये थोड़ी सी चीज़ें चेंज है। तो इसलिए आपने डबल कर्ली ब्रेसेस लगा दी, URI लगा दी और URI के अंदर लिंक लगा दिया और स्टाइलिंग भी दी थी। स्टाइलिंग के बगैर इमेज शो नहीं होती, विड्थ और हाइट डिफाइन करना ज़रूरी होता है इमेज का। तो यहाँ पे मेरे पास इमेज शो हो गई है। तो इतना ईजी होता है रिएक्ट नेटिव में डिज़ाइनिंग करना। ठीक है, आई होप यहाँ तक तो सबको क्लियर हो रहा होगा और समझ में आ रहा होगा कि रिएक्ट नेटिव इतनी ईजी चीज़ है। तो हम मैं एक दफ़ा देख लूँ, हो सकता है किसी के मैसेज आए। ओके, तो एक दफ़ा हम दोबारा प्रेजेंटेशन में वापस आए थे। ओके तो इधर थोड़ा सा एक दफ़ा और कॉन्सेप्ट इसको समझ लें। मैंने इधर व्यू लगाया था जावास्क्रिप्ट में, ठीक है, यानी रिएक्ट नेटिव में, और ये कन्वर्ट हुआ ब्रिजिंग के थ्रू और कन्वर्ट हो गया RCT व्यू में। RCT व्यू बेसिकली नेटिव कोड है, क्या कहते हैं, iOS और जावा में। तो बेसिकली मैंने जो व्यू बनाया उसने उसको नेटिव कोड में कन्वर्ट कर दिया और फिर एंड्रॉयड में या आईफोन में दिखाया। इसी तरह मैं जब स्क्रॉल व्यू लगाया तो उसने फिर उसको ब्रिजिंग के थ्रू स्विफ्ट में या जावा में कन्वर्ट कर दिया
और फिर मेरी मोबाइल एप्लीकेशन में स्क्रॉल व्यू दिखा रहा है, तो इसीलिए फास्ट है दूसरों से, तो कई नेटिव कोड में कन्वर्ट कर देता है। इसी तरह स्लाइडर आप लगाएं या टैब बार लगाएं, ये सारी एडवांस चीज़ें, मैं भी इस पर नहीं जाऊँगा। अब ये सारी चीज़ें लगाएं तब भी उन्हें कन्वर्ट कर देगा उनके नेटिव कोड में। अच्छा, यहाँ पर आयोनिक मार खा जाती है, क्योंकि मैं खुद भी आयोनिक पर भी अभी एक प्रोजेक्ट आया था, उस पर मैं काम कर रहा हूँ, और ये आयोनिक का कोड है जो मैंने लिखा था। अगर आप इसे गौर से देखें तो ये देख रहे हैं आयोनिक का होम होम का एक पेज है एक प्रोजेक्ट का, वो मैं डिज़ाइन कर रहा था। तो आप ये गौर से देखें इसके जरा कोड को, तो ये डिव बना हुआ है, डिव, फिर डिव डिव, फिर इसमें एक आयन इनपुट जो थोड़ी अलग चीज़ है, यानी इनपुट ही है, इनपुट टैग जो होता है वेबसाइट का वो ये, बस थोड़ा सा चेंज है। तो अब अगर गौर से अगर आप देखें तो हमने ये देखा कि रिएक्ट नेटिव में हम लोग नेटिव चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, यानी इनकी रिएक्ट नेटिव की अपनी बनाई हुई इमेज स्क्रॉल व्यू, लेकिन उसको यूज़ ऐसा कर रहे हैं जैसे कि ये एक वेबसाइट की HTML CSS है, सेम टू सेम वही टेक्निक। लेकिन अगर आप आयोनिक को देखें तो आयोनिक में तो हम यूज ही डिफ कर रहे हैं, यानी जो आप HTML में वेबसाइट डिजाइन करते हैं वही इधर कर रहे हैं आयोनिक में, सिर्फ कुछ चीजें चेंज है, आयन इनपुट, इनपुट का टैग लगा दिया आपने, ये चीजें चेंज हैं। तो यहाँ पर आयोनिक मार खा जाती है, क्योंकि बेसिकली ये हो ये रहा है, यहाँ पे HTML ये वेबसाइट डिजाइन कर रहे हैं इधर, और ये वेबसाइट जो आपने डिजाइन करी है वही आपको मोबाइल एप्लीकेशन में चला के दिखा देगा आयोनिक, यानी वेबसाइट ही चल रही मोबाइल ऐप में, इस कोड को नेटिव में कन्वर्ट नहीं करेगा, ये वेबसाइट को चला देगा मोबाइल ऐप में। तो यहाँ पर ये चीज़ आयोनिक मार खा जाती है, कि जो ना इसकी मिसाल ऐसी कि ये मोबाइल को वेब व्यू में चला रही है, मोबाइल एप्लीकेशन को वेब व्यू में चला रहा है, लेकिन रिएक्ट नेटिव ये काम नहीं करता। रिएक्ट नेटिव अपने हर एक कंपोनेंट को, हर एक टैग को, हर एक एलिमेंट को नेटिव में कन्वर्ट करता है और फिर सामने दिखाता है, तो ऐसा लगता है जैसे कंप्लीट मोबाइल एप्लीकेशन ही है। अच्छा खैर, आप मुझसे पूछेंगे कि अभी मैं रिएक्ट नेटिव सीखूं या फ्लटर सीखूं या आयोनिक सीखूं, क्या सीखूं, और सबको क्या कहते हैं, क्योंकि अभी जो ना आयोनिक का तो इतना नहीं है, लेकिन रिएक्ट नेटिव और फ्लटर की बहुत लड़ाई चल रही है। कोई जिससे पूछे, कोई बोलता है फ्लटर सीखो, कोई बोलता है रिएक्ट नेटिव सीखो। मैं तुम लोग को सिंपल एक ही एडवाइस दूंगा, तो जो भी सीख रहे हो ना उस पर मास्टरी हासिल करना है, सही है, उसका मास्टर बनना है उस टेक्नोलॉजी का। अगर मास्टर नहीं बनोगे तो जॉब इतनी इजीली मिलेगी नहीं, क्योंकि तुम लोग अगर आके पूछते हो मुझसे कि रिएक्ट नेटिव पढ़े या फ्लटर पढ़े, तो तुम लोग इसीलिए पूछ रहे हो कि तुम लोग जॉब करना चाहते हो किसी अच्छे सॉफ्टवेयर हाउस में। तो बेसिकली अगर जॉब करनी है तो तुम्हें क्या कहते हैं मास्टर बनना पड़ेगा किसी भी एक टेक्नोलॉजी में, वरना जितनी बड़े बड़े सॉफ्टवेयर हाउस हैं, यानी मेरे अपने सॉफ्टवेयर हाउस में हम लोग रिएक्ट नेटिव के डेवलपर भी हैं, फ्लटर के डेवलपर भी मौजूद हैं, आयोनिक के डेवलपर भी हैं, स्विफ्ट के भी हैं। तो बड़े बड़े सॉफ्टवेयर हाउस सब लोगों के सब चीज टेक्नोलॉजी के फ्रेमवर्क के डेवलपर मौजूद होते हैं। तो इसलिए आपको मास्टर बनना है किसी एक फ्रेमवर्क में अच्छी तरह, उसके बाद फिर आप किसी अच्छी जॉब आपको लगेगी। वरना अगर यही लड़ते रहोगे किस क्या पढ़ें क्या पढ़ें क्या पढ़ें, तो फिर इसी में रह जाओगे, कुछ सही तरह सीख नहीं पाओगे। तो मेरी एडवाइस यही है, किसी भी टेक्नोलॉजी को अच्छी तरह सीखो, ठीक है। अच्छा, रिएक्ट अभी हमने देखा कि रिएक्ट नेटिव में हम लोग जो कंपोनेंट यूज कर रहे थे या ये एलिमेंट्स यूज कर रहे थे, इन्हें हम कंपोनेंट्स कहते हैं बेसिकली, ठीक है। हम जो कंपोनेंट्स यूज कर रहे थे हम इनके अपने बनाए हुए थे, इनके रिएक्ट नेटिव के अपने बनाए हुए थे, लेकिन जरूरी नहीं कि अगर रिएक्ट नेटिव के अपने बनाए हुए आप यूज करो, यहाँ पर और भी बहुत सारी लाइब्रेरीज मौजूद हैं जिनका आप यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल सबसे टॉप जो लाइब्रेरी है वो है द नेटिव बेस। एक दफा मैं इसको आपको दिखा देता हूँ, इसके कंपोनेंट्स, ये रिएक्ट नेटिव के लिए नेटिव बेस। तो आप यहाँ से भी चीजें इस लाइब्रेरी को डाउनलोड करके भी यूज कर सकते हो। तो आप इधर देख सकते हैं एक एमुलेटर खुला हुआ है, मैं अगर स्क्रॉल डाउन करूँ यहाँ पर, तो आप ये लिस्ट भी यूज कर सकते हो इस तरह की, और थोड़ा और स्क्रॉल डाउन अगर मैं करूँ तो आप ये एक्शन शीट भी यूज कर सकते हो, इस तरह के बैजेस भी यूज कर सकते हो, और भी इसमें बहुत सारी चीजें, इस तरह के कार्ड्स भी यूज कर सकते हो, डेस्क स्वाइपर, ये नेटिव बेस ने अपना बनाया हुआ है। आपको कुछ नहीं करना, आपको ये लाइब्रेरी इंस्टॉल करनी है और इनका दिया हुआ कोड, ये कोड आपको कॉपी करना है यहाँ से और अपने पेज पे जाके पेस्ट कर देना है, तो आपको कुछ इस तरह का नजर आ जाएगा। फिलहाल मैं इसे डाउनलोड नहीं कर रहा, इसको डाउनलोड करना थोड़ी सी एक जो ना समझो ख्वारी है, क्योंकि इससे थोड़ा मुझे ज़्यादा काम करना पड़ेगा अभी, और मैं भी करना नहीं चाह रहा क्योंकि टाइम लिमिटेड है हमारे पास। तो वैसे सिर्फ समझा रहा हूँ आपको कि बने बनाए कंपोनेंट्स भी मौजूद हैं, जैसे बूट स्ट्रैप में होते हैं एक HTML CSS में। किसी का सवाल है? स्क्रीन फिक्स्ड रहेगी, ओ पता नहीं, समझ नहीं आ रहा, रहती है इसमें
अगर लैपटॉप पर ये ओपन करने पर मेरे सवाल असल में समझ नहीं आया। खैर तो इस तरह नेटिव बेस है। उसके अलावा एक और है UI किटन, तो मुझे अच्छी लगती है बहुत ही। ये लाइब्रेरी बहुत ज़बरदस्त है। अगर आप इसके डेमोज देखें तो उसके डेमोज बहुत खूबसूरत हैं। यानी आप ये मोबाइल एप्लीकेशन को इस तरह बना सकते हैं जैसा इनके कंपोनेंट्स यूज़ करके। तो बेसिकली आपको इसे समझाना था कि रिएक्ट नेटिव में ज़रूरी नहीं कि आप इनके अपने बनाए हुए कंपोनेंट यूज़ करें, आप इन लाइब्रेरीज को इंस्टॉल करके भी इनके कंपोनेंट भी इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, तो ये था एक रिएक्ट नेटिव का डेमो और इंट्रोडक्शन कि रिएक्ट नेटिव क्यों इतनी ज़्यादा पॉपुलर है। अच्छा अब हम बात करते हैं थोड़ी बहुत फ्रीलांसिंग के बारे में, क्योंकि मैं खुद फ्रीलांसिंग करता हूँ फाइवर पे और सिर्फ रिएक्ट नेटिव को यूज़ करके ही करता हूँ। तो सबसे बेस्ट जो प्लेटफॉर्म होते हैं फ्रीलांसिंग के वो 3 हैं, फाइवर, अपवर्क और freelancer.pk। अब इन तीनों में से मैं सबसे ज़्यादा करता हूँ फाइवर पे। फाइवर पे इसलिए करता हूँ, मैं आपको अगर फ्रेंकली बताऊँ तो अपवर्क में और फ्रीलांसर में मसला ये है मेरे बिट्स ख़त्म हो गए। अपवर्क में फ्रीलांसर में काम ज़्यादा होता है और अच्छी पे मिलती है, लेकिन मसला है मेरे वहाँ बिट्स खत्म हो गए। अब अगर आपके बिट्स खत्म हो जाएं तो उसका मतलब फिर आप अपवर्क और फ्रीलांसिंग में freelancer.pk में नहीं कर सकते। लेकिन फाइवर आपको रोज के 10 बिट्स देता है, रोज आपको 10 बिट्स देता है, यानी आप 10 रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हो, 10 प्रपोजल बना के सेट कर सकते हो। तो ये मेरा फाइवर का अकाउंट है। एक दफ़ा मैं आपको अपनी प्रोफाइल दिखा दूँ फाइवर पे। ओके, तो मेरे पास सिर्फ 2 ही गिग्स हैं, एक रिएक्ट नेटिव की है और दूसरी भी रिएक्ट नेटिव की, बस में लिखा है आई विल टीच यू रिएक्ट नेटिव। ठीक है, तो बेसिकली अगर इस गिग को हम आकर जरा गौर से देखें तो मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ, अगर आप रिएक्ट नेटिव डेवलपर बन जाएं तो किस तरह आप फ्रीलांसिंग या गिग बना सकते हैं अपनी। तो बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ होती है उसमें इमेज होती है। आप जो भी इमेज लगाएं उसमें अपना फेस लाजमी लगाएं। ठीक है, अपना फेस लगाएं और बड़ा बड़ा लिख दें रिएक्ट नेटिव। यानी अगर आपकी प्रोफाइल को देखें तो उसको बड़ा बड़ा यहाँ नजर आ जाए रिएक्ट नेटिव। किसी का माइक ओपन है, माइक क्लोज कर देगा अपना। ओके, उसके बाद दूसरी इमेज लगाएं जिसमें आप बता दें आपके रिसेंट वर्क्स। यानी अगर आपने कोई एप्लीकेशन बनाई है तो उसके आप दिखा दें। अगर आपने डेमो भी बनाया किसी का तो भी दिखा दो, ये चीज़ ज़रूरी है। खैर अगर आपने कोई रियल एप्लीकेशन बनाया तो बहुत अच्छी बात है, तो आप वो दिखा दे तो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। क्योंकि अगर कोई क्लाइंट बोले कि ये जो तुमने बनाया है, ये जो लिखा है फ्री फूड नाउ, इसका मुझे लिंक दिखाओ, आप बोलोगे तो मैंने डेमो बनाया, मेरे पास तो कोई लिंक ही नहीं गूगल प्ले स्टोर का, तो मसला हो जाएगा। तो बेसिकली एक अच्छा बेहतर होगा कि आप वही लगाओ जो आपने पब्लिश करी हुई एप्लीकेशन। लेकिन नहीं करी हुई तो कोई बात नहीं, बोल दो कि पब्लिश नहीं करी हुई, लेकिन मैं डेमो में APK फाइल भेज सकता हूँ। ओके, अब थोड़ा अगर हम नीचे डिस्क्रिप्शन पे, डिस्क्रिप्शन में सबसे पहले आप बता दो कि भाई आप कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करना चाहते हो। ठीक है, और एक लिस्ट बना दो। फॉर एग्जांपल आईफोन एंड्रॉयड ऐप। ठीक है, किसी को अगर नहीं पता रिएक्ट नेटिव क्या चीज़ है तो आप उसके लिए बता दो भाई आईफोन एंड्रॉयड ऐप बनाऊंगा। उसके बाद चैट एप्लीकेशन, ई-कॉमर्स एप्लीकेशन, QR बारकोड स्कैनिंग ऐप, कॉल वीडियो कॉल ऐप, आप जो भी चीज़ बना सकते हो, जो भी चीज़ आपको आती है वो सब यहाँ एक एक करके डिफाइन कर दो, हर एक चीज़। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई बंदा है, कोई क्लाइंट है, उसके पास ई-कॉमर्स ऐप ऑलरेडी बनी हुई है, लेकिन वो सिर्फ एक चैटिंग का फीचर लगाना चाहता है, तो उसके बाद पता होनी चाहिए कि आपको चैट एप्लीकेशन बनानी आती है। तो इसीलिए आप जो ना एक एक करके डिफाइन कर दो हर एक चीज़ जो आप बना सकते हो। इसी वजह से मैंने चैट एप्लीकेशन लिख दिया है, क्योंकि मेरे पास एक क्लाइंट इस चीज़ का आया था, इसने मुझे कहा था कि यार ये मेरी ऐप बनी हुई ऑलरेडी, मुझे इसमें सिर्फ चैटिंग का फीचर लगाना है रिएक्ट नेटिव में। तो इसलिए मैंने यहाँ पे चैट एप्लीकेशन लिख दिया, क्योंकि ताकि उसे पता चल सके कि हाँ हाँ भी चैट में ऐप बना सकता हूँ। वरना होगा ये कि फाइवर पे और भी रिएक्ट नेटिव के डेवलपर हैं, वो एक एक करके सबकी प्रोफाइल पे जाएगा। सही है, सबको सबको रिएक्ट नेटिव आती है, सबको मोबाइल ऐप बनानी आती है, लेकिन अगर तुम लिखोगे ना यहाँ पर चैट इस तरह एक बाकायदा स्पेसिफिक लिख दोगे कि चैट एप्लीकेशन, तो उससे ये मुतमईन हो जाए कि हाँ भी इसको चैट ऐप बनानी आती है, इससे इसको मैसेज करना चाहिए मुझे। समझ रहे बात? तो इसीलिए हर एक चीज़ इस तरह डिफाइन यहाँ पर कर दो। उसके बाद पोर्टफोलियो, पोर्टफोलियो थोड़ा ज़रूरी चीज़ है। आपने जो भी एप्लीकेशन बनाई है, लाइव हो या डेमो हो, आप उसका एक बता दो। ठीक है, तो हो सकता है कोई मुझे बोले यार जो तुमने N11 रेडियो की ऐप बनाई है, या तो मुझे इसकी लिंक दो या तो मुझे APK फाइल दो, मुझे चेक करनी चलाकर। या ये बोले जो आपने डिसरप्ट ऐप बनाई है या मक्का मोटर्स की ऐप बनाई है, या तो मुझे इसका लिंक दो या तो मुझे APK फाइल दो, मैं चेक करना चाहता हूँ। ये चीज़ हो सकती है।
ठीक है, इससे ट्रस्ट एक पैदा होता है कि हाँ भाई इस बंदे ने दूसरी एप्लीकेशन बनाई है, ये एप्लीकेशन बनाने के काबिल है। ठीक है, तो इसलिए पोर्टफोलियो भी लगाना ज़रूरी है। और आखिर में छोटा सा अपने बारे में लिख दो अबाउट मी, या तो टॉप पे लिख दो, डिस्क्रिप्शन के टॉप पे लिख दो अबाउट मी, या तो एंड में लिख दो, बेहतर। मुझे किसी ने म्यूट कर दिया था। अच्छा खैर, मुझे किसी ने म्यूट कर दिया था और मेरी स्क्रीन प्रेजेंट करना बंद कर दी थी। कोई मुझे बता सकता है क्यों? कोई वजह है, कोई प्रॉब्लम है तो मैं रुक जाऊं? चलो खैर, तो बेसिकली अबाउट मी, अपने बारे में थोड़ा सा डिफाइन कर दो, ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। ठीक है। अच्छा, अब बात आती है प्राइसिंग की। अच्छा, अगर मैं सच बात बताऊं तो बेसिकली अगर आप किसी अच्छे फ्रीलांसर से सुनोगे फाइवर के बारे में, तो वो बोलेंगे कि भाई फाइवर ने मार्केट पूरी ख़राब कर दी है। क्योंकि हर कोई बंदा आता है और बोलता है कि भाई मैं सिर्फ $100 में आपको एप्लीकेशन बना के दे दूंगा, $50 में आपको रिएक्ट नेटिव की एप्लीकेशन बना के दे दूंगा। तो वो कहते हैं बात क्या है, फाइवर की वजह से ना पूरी मार्केट ख़राब हुई है। यहाँ तक कि अगर आप इसे गौर से देखो, मेरी इस डिस्क्रिप्शन को, इसमें लिखा है वी विल फिक्स इश्यूज एंड डीबग योर कोड एंड विल फिक्स ऑल डिजाइन एरर्स एंड एपीआई एरर्स। यानी मैं उसकी मोबाइल ऐप जो रिएक्ट नेटिव पे बनी हुई है उसके डिजाइन एरर, एपीआई एरर या उसका कोड को डीबग कर दूंगा, चेक करने के लिए कोई परफॉर्मेंस का इशू तो नहीं आ रहा। ये काम मैं $120 में करूंगा। लेकिन अगर आप फाइवर पर सर्च करोगे ना, तो यही चीज़ आपको $5 में भी मिल जाएगी। तो ये लोग सही कहते हैं कि फ्रीलांसिंग, जो फ्रीलांसर्स होते हैं बड़े, वो कहते हैं कि फाइवर ने ना मार्केट खराब करी हुई, इसीलिए करी क्योंकि वहाँ पे हर कोई एरा उठ के आता है और बोलता है हम $5 में ये काम कर देंगे, $10 में ये काम कर देंगे। तो बेसिकली आपको प्राइसिंग अपनी ऐसी रखनी है कि बंदे को लगे भी कि हाँ ये एक लेवल का फ्रीलांसर, एक लेवल का डेवलपर है। बाकी स्टैंडर्ड में मैं पूरी एक मोबाइल एप्लीकेशन डिज़ाइन करूंगा 8 से 10 स्क्रीन, तो उसके $300। और प्रीमियम में मैं पूरी एक एप्लीकेशन डिज़ाइन करूंगा ऑथेंटिकेशन के साथ, सिक्योरिटी के साथ, परफॉर्मेंस के साथ, और $500। तो बेसिकली ये थी एक छोटी सी प्रेजेंटेशन, और रिएक्ट नेटिव और थोड़ी बहुत फ्रीलांसिंग के बारे में बताना था। तो हम सवाल ले सकते हैं, सवाल ले लेते हैं लोगों से। तो मैं पढ़ लेता हूँ। मोहसिन हुसैन का सवाल है, सर ब्रिजिंग से प्रोसेसिंग स्लो नहीं होगी ऐप की, वेब के कोड को नेटिव में कन्वर्ट करने से? यार देखो, ब्रिजिंग से जो है ना परफॉर्मेंस में थोड़ा सा फ़र्क आता है, लेकिन इतना फ़र्क आता है कि आपकी मोबाइल एप्लीकेशन चल रही है और मोबाइल एप्लीकेशन में थोड़ा सा लैगिंग का इशू आएगा, और वो भी 0.2% बस। तो 0.2% निग्लेजिबल है, यानी किसी को पता भी नहीं चलेगा कि 0.2% लैगिंग हुई भी कि नहीं हुई। तो इसीलिए एक्सेप्टेबल है और इतना इशू नहीं आता। बहुत सारी एप्लीकेशन बनी हुई है, फेसबुक को देख लो, फेसबुक खुद रिएक्ट नेटिव पे बनी हुई है, व्हाट्सएप बना हुआ है, इंस्टाग्राम, ये सब रिएक्ट नेटिव पे बनी हुई है। क्योंकि फेसबुक ने बनाई है रिएक्ट नेटिव, तो जाहिर सी बात है उनके अपने जितने प्रोडक्ट्स हैं उन्होंने अपनी एप्लीकेशन को भी रिएक्ट नेटिव पे बनाया हुआ है। और कोई सवाल किसी का? कोई पूछना चाहता है मैसेज कर ले, या वॉइस में पूछ लें मुझसे। अच्छा, रिएक्ट नेटिव के साथ डेटाबेस भी गाइड कर दें? यार देखो, रिएक्ट नेटिव बेसिकली फ्रंट एंड है। ठीक है, सिर्फ मोबाइल एप्लीकेशन का फ्रंट एंड है। अब उससे डेटाबेस तुम कोई भी लगा सकते हो। जहाँ मैं पढ़ाता हूँ, मैं खुद फ्रंट एंड डेवलपर हूँ, तो मैं सिर्फ फायरबेस से पढ़ाता हूँ, क्योंकि फायरबेस एक बना बनाया डेटाबेस है। इन्होंने फंक्शंस बना दिए हैं, डायरेक्ट फंक्शन से मैं कॉल कर सकता हूँ। लेकिन रिएक्ट नेटिव में आप एपीआई के थ्रू भी कॉल कर सकते हो। यानी अगर आपका कोई पाइथन पे डेटाबेस बना हुआ है, पाइथन पे सर्वर बना हुआ है, पीएचपी बना हुआ है, तो आप एपीआई दोगे मुझे और मैं एपीआई को मोबाइल एप्लीकेशन से कनेक्ट कर दूंगा। तो इस तरह हम लोग करते हैं डेटाबेस से कनेक्ट। इसके अलावा कोई सवाल करना चाहे? बहरम खान, हाँ बिल्कुल, हम लोग एंड्रॉयड ऐप, आईफोन ऐप दोनों बना सकते हैं रिएक्ट नेटिव से।
रिएक्ट नेटिव में स्टेट मैनेजमेंट के लिए कौन सा प्रोसीजर बेस्ट है? यार स्टेट मैनेजमेंट के लिए रिडक्स सबसे बेस्ट है। दो हम लोग यूज करते हैं वैसे, मोबिक्स, रिडक्स, और हाँ तीसरा कॉन्टेक्स्ट एपीआई। लेकिन सबसे बेस्ट जो है ना दो है, कॉन्टेक्स्ट एपीआई और रिडक्स। मैं रिडक्स यूज करता हूँ क्योंकि रिडक्स सबसे मुझे अच्छा लगता है। अभी रिएक्ट नेटिव के लिए किन टेक्नोलॉजीज और पहले से काम आना चाहिए, एचटीएमएल, सीएसएस और इनके अलावा? यार रिएक्ट नेटिव के लिए आपको जावास्क्रिप्ट अच्छी आनी चाहिए। अगर आप गौर से इस कोड को देखो, एक मिनट में दोबारा स्क्रीन शेयर कर देता हूँ तो फॉर, अगर आप इस रिएक्ट नेटिव के जरा कोड को गौर से देखो तो यहाँ क्लास बनी हुई है, इनहेरिटेंस हो रही है, फंक्शन बना हुआ है, तो बेसिकली जावास्क्रिप्ट है पूरी। जावास्क्रिप्ट या एक्मास्क्रिप्ट इसे कह लो, दोनों एक ही बात है। तो ये जावास्क्रिप्ट है। या तो आपको जावास्क्रिप्ट अच्छी आनी चाहिए या आपको टाइप स्क्रिप्ट अच्छी आनी चाहिए। इन दो में से कोई एक अच्छी आनी चाहिए तो आप डेवलप कर सकते हो। और किसी का कोई सवाल? अगर हम फूड पांडा जैसी रिएक्ट नेटिव पे बनाए तो डेटाबेस कौन सा यूज करें? यार देखो मैं फिर बोलूंगा, डेटाबेस इतना वो मैटर नहीं करता इसमें, क्योंकि डेट सर्वर साइड की चीज फिर अलग आ जाती है। इसलिए किसी आप फिर बैकएंड डेवलपर से पूछो कि भाई हम लोग फूड पांडा की ऐप बनाना चाह रहे हैं, तो बताओ कौन सा डेटाबेस यूज करें जिसकी परफॉर्मेंस अच्छी हो। नोड जेएस यूज करें या पीएचपी यूज करें या हम क्या यूज करें? फ्रंट एंड अपना काम करेगा, बैक एंड डेवलपर अपना काम करेगा। तो बेसिकली अगर मुझसे पूछो तो मैं बोलूंगा कि नोड जेएस और मोंगो डेटाबेस यूज करें, क्योंकि वो ज्यादा जो है ना फास्ट है पीएचपी वगैरह से। और पाइथन से भी, पाइथन थोड़ी स्लो लैंग्वेज है। सर क्लासेस यूज, एक मिनट सर, ड्यूरेशन कितना होगा कोर्स का? नहीं यहाँ कोई कोर्स नहीं कोर्स मैं ऑफर नहीं कर रहा, मैं सिर्फ तुम लोग को इंट्रोडक्शन देना चाह रहा था। अच्छा अब्दुल अजीज अहमद का सवाल है, सर क्लासेस यूज करना अच्छा होता है या फंक्शनल कंपोनेंट्स? यार फंक्शनल कंपोनेंट ज्यादा यूज करना अच्छा होता है, क्योंकि फंक्शंस जो होते हैं ना फास्ट होते हैं, क्लासेस थोड़ी सी स्लो होती हैं। और किसी को सवाल? खैर आप लोग ई सर्टिफिकेट के लिए फॉर्म्स फिल कर लें साथ साथ, और कोई सवाल है तो मुझसे पूछते हैं। रिएक्ट नेटिव में एनिमेशंस के लिए बेस्ट प्रैक्टिस क्या है? बेसिकली यार एनिमेशन जो है रिएक्ट नेटिव की अपनी होती है, तो आपको वही यूज़ करनी पड़ेगी। उसके अलावा एक और लाइब्रेरी है, मैं आपको दिखा देता हूँ, जो सबसे बेस्ट है एनिमेशंस के लिए। रिएक्ट नेटिव में एक खास बात ये भी है कि इसमें जो है ना, अगर आप जावास्क्रिप्ट में या रिएक्ट नेटिव में एक्सपर्ट हो गए हो, तो आप जो है अपनी खुद की लाइब्रेरी बना के पब्लिश कर सकते हो। ये जितनी मैंने आपको लाइब्रेरी दिखाई थी, नेटिव बेस, यूआई किटन, ये कोई फेसबुक ने अपनी नहीं बनाई हुई, ये लोगों ने बनाई हुई है। तो आप कोई भी यूज़ कर सकते हो। ये नहीं, ये लाइब्रेरी नहीं है, बेसिकली सिर्फ डॉक्यूमेंट है, रिएक्ट नेटिव एनिमेशन लाइब्रेरी। हाँ ये रहा रिएक्ट नेटिव एनिमेटिव एनिमेटिव, ये सबसे बेस्ट लाइब्रेरी एनिमेशन की। तो देखो ये आप ऐसी एनिमेशन लगा सकते हो, पल्स एनिमेशन है, और ये अप एंड डाउन हो रहा है, इसका कोड भी ऊपर दिया हुआ है, ये कोड आप यूज करके एनिमेशन लगा सकते हो। उससे पहले आपको लाइब्रेरी इंस्टॉल करनी पड़ेगी। उसके अलावा और भी इसमें एनिमेशन हैं, ये इस बंदे ने बनाई है एनिमेशन, यूरोप का एक यूरोपियन बंदा है, इसने ये बनाई है लाइब्रेरी। तो इसी तरह अगर आपको अच्छी एनिमेशन आती है, आपको रिएक्ट नेटिव अच्छी आती है, तो आप भी अपनी लाइब्रेरी बना के डाल सकते हो। ये भी एक लाइब्रेरी बनाई है मेक इट ट्रेन की। और उसके अलावा और नीचे करो तो ये भी सारी इसने बनाई हुई लाइब्रेरीज, मतलब लाइब्रेरी मतलब कंपोनेंट्स बनाए हुए एनिमेशन के, ये सारी एनिमेशन आप यूज कर सकते हो जो भी इसने बनाई हुई। तो सबसे बेस्ट लाइब्रेरी ये वाली एनिमेशन की रिएक्टेड में। बाकी आप अपनी एनिमेशन भी बना सकते हो। इसके लिए अगर आपको अपनी एनिमेशन बनाना सीखनी है तो आप रिएक्ट नेटिव के ऑफिशियल डॉक्स में जाके सीख सकते हो, या यूट्यूब से भी सीख सकते हो। ऑफिशियल डॉक्स ये है रिएक्ट नेटिव के, ये एनिमेशन के ऑफिशियल डॉक्स हैं। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें, यहाँ पर इन्होंने एक डेमो दिया हुआ है एनिमेशन का। उसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हम यहाँ से पढ़ सकते हो इनके डॉक्यूमेंट से।
शान का सवाल है, सर एनी कोर्सेज वुड यू सजेस्ट प्रेफरेबली फॉर रिएक्ट नेटिव लाइक फ्रॉम कोर्सेरा एटसेट्रा? यार रिएक्ट नेटिव सीखने की सबसे बेस्ट जगह जो है ना वो है यूडमी, udemy.com सबसे बेस्ट है। यहाँ पर रिएक्ट नेटिव के बहुत कोर्सेज मिल जाएंगे। एक कोर्स है, कोई मुझे ना म्यूट कर देता पता नहीं क्यों बार बार। फिर सबसे जो बेस्ट कोर्स है रिएक्ट नेटिव का वो यूडमी से आपको मिलेगा। मैक्स मिलियन का या ब्रैड ट्रेवर्सी वगैरह का आप ये यहाँ आप इंस्टॉल कर लेंगे, आपको क्रैक वर्जन में मिल जाएगा, खरीदने की जरूरत नहीं। तो रिएक्ट नेटिव के बहुत सारे मिल सकते हैं। एक मिनट, स्पेलिंग का ध्यान रखना, रिएक्ट और स्पेस नेटिव लिखना है। साथ लिख दोगे तो फिर वो कोर्स लाख नहीं देगा। तो रिएक्ट नेटिव के बहुत कोर्स है, सबसे बेस्ट जो है ये वाला है, मैं मानता हूँ ये सबसे बेस्ट है, मैक्स मिलियन का। तो ये बेसिकली खरीदना पड़ेगा, लेकिन अगर आपको फ्री कोर्स चाहिए तो मैं तरीका बताता हूँ। इसको यहाँ से नाम कॉपी करो, यहाँ लिंक पेस्ट करो और उसके आगे लिख दो टॉरेंट। तो कोर्स आपको कहीं ना कहीं से फ्री में मिल जाएगा, ऑनलाइन कोर्स, फ्री कोर्स डॉट कॉम, p4courses.com, कहीं ना कहीं से आपको कोर्स फ्री में मिल जाएगा। सही है, तो आप कर सकते हो। और कोई सवाल उसके बारे में? कैन यू शेयर रिएक्ट नेटिव लिंक? एक मिनट, रिएक्ट नेटिव डॉक्स के लिंक आपको दे देता हूँ। ओके, मैंने लिंक शेयर कर दिया। और किसी को कोई सवाल? अच्छा, रिएक्ट लाइब्रेरी है या फ्रेमवर्क? कोई लाइब्रेरी कहता है, कोई फ्रेमवर्क। अच्छा हाँ, मैं एक चीज क्लियर कर दूं, रिएक्ट बेसिकली लाइब्रेरी है, फ्रेमवर्क नहीं। क्योंकि अगर हम फ्रेमवर्क की बात करें तो फ्रेमवर्क में ना बहुत सारी चीजें आती हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं लारावेल की एग्जाम्पल देता हूँ, क्योंकि इससे पहले मैं लारावेल फ्रेमवर्क में काम कर चुका हूँ। तो फ्रेमवर्क में यार होता ये है, फ्रेमवर्क के ना अपने टेम्पलेटिक इंजन होते हैं। फॉर एग्जाम्पल लारावेल में ना ब्लेड टेम्पलेट इंजन होता था। अगर आपको कोई व्यू की फाइल बनानी है, यानी आपको कोई पेज बनाना है लारावेल में, तो आप उसका नाम रखते थे home.blade.php। ठीक है, यानी इसका अपना टेम्पलेटिंग इंजन होता था। उसके अलावा लारावेल में कुछ ऐसी भी चीजें आती थी, फॉर एग्जांपल ऑथेंटिकेशन की, मिडिलवेयर्स की, जो हमें जरूरत जिसकी नहीं होती थी। तो इसलिए लारावेल जो है ना फ्रेमवर्क था। एंगुलर फ्रेमवर्क है, लाइब्रेरी नहीं है, रिएक्ट लाइब्रेरी। क्योंकि रिएक्ट में आपके साथ कुछ नहीं आता, आपको हर चीज इंस्टॉल करनी पड़ती है। आपको जो इस्तेमाल करना है आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। आपको ऑथेंटिकेशन इस्तेमाल करनी है, आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। हर चीज जो आपको इस्तेमाल करनी है इंस्टॉल करनी पड़ेगी। इसलिए रिएक्ट लाइब्रेरी है। और रिएक्ट इसलिए ना लो है, मतलब वो है फास्ट, इसीलिए क्योंकि फ्रेमवर्क हैवी होता है और लाइब्रेरी हैवी नहीं होती, लाइब्रेरी बहुत हल्की होती है। अच्छा, और किस और? वेरी इंफॉर्मेटिव, थैंक यू। लोकल स्टोरेज का बता दें कॉन्सेप्ट इन रिएक्ट नेटिव। यार लोकल स्टोरेज के लिए ना आप एसक्यूएल लाइट यूज कर सकते हो, क्योंकि ये हर मोबाइल, किसी मोबाइल एप्लीकेशन में, एंड्रॉयड हो या आईफोन हो, उसमें आप एसक्यूएल लाइट यूज करते हो लोकल स्टोरेज के लिए। तो आप इसमें भी आप एसक्यूएल लाइट यूज कर सकते हो। मैं आपको दिखा देता हूँ इसका लिखकर, फॉर एसक्यूएल लाइट फॉर रिएक्ट नेटिव। अगर आप ये लिखें इंटरनेट पे जाके, फिर आपको एक पूरी लाइब्रेरी मिल जाएगी। मेरी लाइब्रेरी है रिएक्ट नेटिव एसक्यूएल लाइट स्टोरेज। तो बेसिकली आपके मोबाइल के लोकल स्टोरेज में डेटाबेस क्रिएट कर देती है, सर्वरलेस जिसे कहते हैं। आपको बस इंस्टॉल करना है, कुछ इनके फंक्शंस परफॉर्म करने जो उन्होंने दिए हुए हैं, और बस फिर आप इसे यूज़ कर सकते हो। डेस्कटॉप ऐप के लिए भी रिएक्ट यूज़ करते हैं? नहीं, डेस्कटॉप अगर एप्लीकेशन बनाने की उसके लिए आती है इलेक्ट्रॉन जेएस, लेकिन बेहतर है इलेक्ट्रॉन जेएस आप यूज़ ना करें। अगर आपको डेस्कटॉप एप्लीकेशन ही बनानी है तो आप माइक्रोसॉफ्ट का डॉट नेट यूज़ करें या विंडोज फॉर्म यूज़ करें। और किसी को कोई सवाल?
सर पुश नोटिफिकेशन से रिलेटेड बता दें, रिएक्ट नेटिव की पुश, एक मिनट, आई नीड टू सेंड अ नोटिफिकेशन फ्रॉम माय पाइथन फिच डिटेक्शन सॉफ्टवेयर टू माय मोबाइल, कुछ गाइड कर सकेंगे आप? अच्छा तो यार पुश नोटिफिकेशंस के लिए एक सर्वर बनता है, सबसे जो बेस्ट सर्वर होता है वो होता है वन सिग्नल का। वन सिग्नल यूज़ कर रहे हो तो वो सबसे बेस्ट है, मैं खुद भी यूज़ करता हूँ। उसके अलावा आपको जो है ना वो लगाने पड़ते हैं, क्योंकि नोटिफिकेशन जो है बैकग्राउंड में चलती है बेसिकली, यानी अगर आप एप्लीकेशन बंद भी कर दो तब भी नोटिफिकेशन चल रहे होते हैं। तो उसके लिए आपको बैकग्राउंड में बेसिकली अपनी एप्लीकेशन को नोटिफिकेशन के लिए चलाना पड़ता है। ईजी है, कुछ भी नहीं है। अगर यहाँ पर जाके मैं लिखूँ, एक मिनट, नोटिफिकेशन की अगर हम डॉक्यूमेंटेशन में मैं जाऊँ तो एक मिनट में अपनी स्क्रीन शेयर कर दूँ पहले, पता नहीं कोई बार बार डिस्कनेक्ट कर रहा है मुझे। अच्छा तो बेसिकली नोटिफिकेशन इजी है, कुछ भी नहीं है। या आपको थोड़ा सा इसमें गाइड में आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले तो आपको इंस्टॉल करना है नोटिफिकेशन, उसके बाद आपको कुछ अपने एंड्रॉयड में जाके सेटअप वगैरह करना है, ठीक है। अच्छा उसके बाद एक मेन फंक्शन है, बता देता हूँ आपको, वो है, एक मिनट, ओके, ये ऐड नोटिफिकेशन रिसीव लिसनर बेसिकली इवेंट है। और ये इवेंट तब काम करता है जब आपको कोई नोटिफिकेशन रिसीव होती है। जो जब भी आपको नोटिफिकेशन रिसीव होती है तो नोटिफिकेशन आपको वहाँ दिखाता है। तो बेसिकली आपको अपनी एप्लीकेशन में ये इवेंट लगाना लाजमी है। अगर आप ये इवेंट नहीं लगाओगे तो आपकी नोटिफिकेशन वो रिसीव नहीं करेगा कभी भी बैकग्राउंड में, ठीक है। तो ये बेसिकली रिसीव का लिसनर या इवेंट लगाना लाजमी होता है। अगर थोड़ा सा मैं और नीचे करूँ तो बेसिकली इसका पर बहुत बड़ा कोड आ जाता है नोटिफिकेशन वगैरह का, कि रजिस्टर नोटिफिकेशन और ये सब। ये देखो यहाँ पे लिसनर लगाया हुआ है इस जगह पे, कि जब भी नोटिफिकेशन आएगी तो सेट नोटिफिकेशन का एक फंक्शन कॉल कर देगा। और सेट नोटिफिकेशन का फंक्शन भी आगे पीछे में बनाया हुआ होगा, देंगे बनाया हुआ होगा सेट नोटिफिकेशन का फंक्शन भी। ये रहा सेंड पुश नोटिफिकेशन। तो यहाँ पर नोटिफिकेशन सेंड हो जाएगा या रिसीव हो जाएगा। तो बेसिकली इस तरह इवेंट होता है, बकायदा आपको पढ़ना पड़ेगा, यूट्यूब से वीडियो देख लो तो भी समझ में आ जाएगा। अच्छा सर, वेयर वी कैन डाउनलोड सॉफ्टवेयर फॉर ऐप डिज़ाइनिंग। आप मेरे ख्याल में रिएक्ट नेटिव की बात कर रहे हो, तो रिएक्ट नेटिव इंस्टॉलेशन ईजी है बिल्कुल। आपको सबसे पहले तो नोड जेएस इंस्टॉल कर लेना है, सॉरी नोड जेएस, ठीक है। नोड जेएस आपने एक दफ़ा इंस्टॉल कर लिया, उसके बाद आपको दो तरीके होते हैं रिएक्ट नेटिव के, मैं आपको डॉक्स में दिखा देता हूँ। रिएक्ट नेटिव सेटअप, तो बेसिकली इंस्टॉल करने के दो तरीके होते हैं रिएक्ट नेटिव को। एनवायरनमेंट सेटअप, दो तरीके, एक तो एक्सपो CLI और दूसरा रिएक्ट नेटिव CLI। एक्सपो CLI से भी आपकी एप्लीकेशन चल जाएगी। अगर आप एक्सपो CLI यूज कर रहे हैं तो आपको इधर ना एक्सकोड की जरूरत पड़ेगी ना एंड्रॉइड स्टूडियो की। लेकिन अगर आप रिएक्ट नेटिव CLI यूज कर रहे हैं तो आपको इधर iOS की भी जरूरत नहीं, एक्सकोड की भी जरूरत पड़ेगी और एंड्रॉइड स्टूडियो की भी। और आपको इधर विंडोज सेलेक्ट करना है, क्योंकि आपका विंडोज ही होगा। मैक है तो मैक सेलेक्ट कर लें। उसके बाद फिर जैसे आप इधर देखें, अगर आपका विंडोज है और अगर आप iOS का सेटअप करना चाह रहे हैं तो सिंपल बोल देगा अनसपोर्टेड, अ मैक इज रिक्वायर्ड टू बिल्ड प्रोजेक्ट, ठीक है। एंड्रॉयड के लिए कर सकते हैं। एंड्रॉयड के लिए आपको ये सारे इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने पड़ेंगे इनके, ये फॉलो करेंगे, सिंपल से इंस्ट्रक्शन से कर लेंगे। लेकिन बेहतर होगा आप सीख रहे हैं तो आप रिएक्ट नेटिव CLI यूज ना करें, एक्सपो CLI यूज करें। ओके, आई गेस टाइम फॉर Q&A सेशन इज ओवर। सर आपकी बनाई हुई ऐप्स कहाँ पे देख सकते हैं? एनी ऐप नेम्स और लिंक? यार एक है मक्का मोटर्स की ऐप जो मैंने बनाई थी ऑफिस वालों की तरफ से, एक कार सर्विसिंग ऐप है। उसके अलावा मैंने N11 रेडियो की बनाई है, रेडियो की ऐप है, मेरे फ्रीलांसिंग का क्लाइंट आया था। उसके अलावा एक और ऐप है डेवलपमेंट में है, वो है बेकियर वालों की, एक इजिप्ट का क्लाइंट है, उसकी मैंने ऐप बनाई है। बेकियर stationery.com एक वेबसाइट है उनकी, स्टेशनरी की सारी, तो उनके लिए उन्होंने एक ऐप बनाई है। उसके अलावा एक और ऐप मैंने इजिप्ट के क्लाइंट के लिए बनाई थी आइडियल्स के नाम से, वो भी उन्होंने पब्लिश नहीं करी, पता नहीं कब करेंगे। इसी साल करने का उनका प्लान है अब तक, लेकिन उन्होंने करी नहीं है। उसके अलावा मैंने एक बार देख लेता हूँ, मुझे खुद याद नहीं कौन कौन सी बनाई है मैंने। हाँ, फ्री फूड नाउ मैंने बनाई है, मेरे अमेरिका का क्लाइंट था। फ्री फूड नाउ, वहाँ पर एक शहर है, क्या नाम था शहर का, डेनवर, हाँ डेनवर एक शहर है। तो वहाँ पर उन्होंने एक चलाया कि पैराडेमिक की वजह से कि जगह जगह शहर में जो है बना दिए, डब्बे बना दिए, वहाँ पर वो लोग खाना रखेंगे।
तो उस ऐप में बेसिकली होता ये है कि अगर आप खोलोगे चलाओगे तो उसमें आपको डेनवर के शहर में कोलोराडो में अलग अलग वो लोकेशन नज़र आ जाएंगी मैप में कि हाँ भाई इस जगह पे डब्बा पड़ा हुआ है खाने का, आप वहाँ पे खाना जाके वहाँ से ले सकते हो फ्री में। तो ये ऐप बनाई फ्री फूड नाउ। उसके अलावा यार अभी फॉरन मुझे नाम याद नहीं आ रहे, एक मिनट सर। हाउ टू डिफरेंशिएट बिटवीन द वेब ऐप एंड वेबसाइट। यार वेब ऐप बेसिकली वेबसाइट जो होती है ना, वेबसाइट की जब बात करते हैं, वेबसाइट का मतलब होता है डिजाइन। वेब ऐप की जब बात करते हैं ना, वेब ऐप का मतलब होता है फंक्शनल, यानी एक फॉर्म बना है वेबसाइट पे, आप फॉर्म पे फिल कर रहे हो और बटन पे क्लिक कर रहे हो और फॉर्म सबमिट हो रहा है और डेटाबेस में जा रहा है, तो उसे कहते हैं वेब ऐप। ठीक है, और वेब ऐप के लिए आपको सर्वर चाहिए होता है, या तो पीएचपी का, या तो नोड का, या तो पाइथन का, या किसी का सर्वर चाहिए होता है। लेकिन वेबसाइट जो है ना वो डिजाइन होती है एचटीएमएल सीएसएस में।